नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उपन्यास सम्राट व कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास के शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब हमें यह देखना है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास का नामकरण या शीर्षक गबन आखिर क्यों रखा है। चलिए अब मैं समय नहीं लेते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, उपन्यास सम्राट व कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास के शीर्षक या नामकरण की सार्थकता। जी हाँ, गबन कथा सम्राट व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत एक श्रेष्ठ सामाजिक तथा एक यथार्थवादी उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा दो भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध की कथा प्रयाग की कथा है, जबकि उत्तरार्ध की कथा कलकत्ते की कथा है। और इस उपन्यास का अंत पूर्वार्ध की कथा में ही होता है। जब हम इस उपन्यास का गहन अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इस उपन्यास का नामकरण न तो मुंशी प्रेमचंद ने कथानायक के नाम के आधार पर किया है और न ही कथानायिका के नाम के आधार पर किया है। यही नहीं, इस उपन्यास का नामकरण मुंशी प्रेमचंद जी ने स्थान के आधार पर भी नहीं किया है, बल्कि इस उपन्यास का नामकरण मुंशी प्रेमचंद जी ने एक प्रमुख घटना के आधार पर रखा है। इस उपन्यास में कौन कौन सी घटना घटती है जिसके आधार पर मुंशी प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास का शीर्षक गबन रखा है और यह शीर्षक कहां तक उपयुक्त है। जी हां, गबन शब्द का अर्थ होता है किसी दूसरे की वस्तु को चुरा लेना या खा लेना या हड़प जाना या फिर किसी अधिकारी का धन अपने काम में लाने के लिए अनुचित रूप से ले लेना या फिर चुरा लेना। जी हाँ, शीर्षक पढ़ते ही हमारे मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं कि वह कौन है जिसने गबन का कार्य किया है और क्यों किया है, तथा वह कौन सी परिस्थितियां थी जिसके फलस्वरूप उसने गबन जैसा कार्य किया और गबन करने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा, तथा इसका क्या क्या परिणाम निकला, आदि आदि। जी हाँ, इस उपन्यास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गबन की घटना है। यदि हम गौर करेंगे तो देखते हैं कि इस उपन्यास में पूर्वार्ध की समस्त घटनाएं कारण रूप में गबन के कार्य के लिए परिस्थितियां तैयार करती है और उत्तरार्ध की समस्त घटनाएं गबन करने के परिणाम स्वरूप जो परिणाम निकलता है उसे उजागर करती है। इस उपन्यास में गबन की घटना के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, कथानायक की पत्नी जालपा की नारी सुलभ आभूषण प्रियता और दूसरा, कथानायक रमानाथ के द्वारा अपनी पत्नी जालपा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तथा प्रसन्न करने के लिए अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति का वर्णन न कर मिथ्या प्रदर्शन करना और तरह तरह की डींगे हाँकना शामिल है। जालपा प्रयाग के रहने वाले मुंशी दीनदयाल और मानकी की इकलौती पुत्री थी, जिसे बचपन से ही आभूषणों से विशेष लगाव था। जालपा को तो चंद्रहार से विशेष रूप से लगाव था। एक दिन बात ही बात में जालपा की
माता जी ने जालपा से यह कह दिया कि चंद्रहार तो इसके ससुराल से ही विवाह के समय आएगा। बस यही बात थी जो उसके दिल में बैठ जाती है। जो भी हो, समय आने पर जालपा का विवाह उसी शहर के रहने वाले मुंशी दयानाथ और रामेश्वरी के आवारा पुत्र रमानाथ से होता है। विवाह के बाद तो जालपा बहुत अधिक उदास हो गई। कारण एक तो विवाह के अवसर पर जालपा को चंद्रहार नहीं मिला, और तो और उसके जो भी अपने आभूषण थे उसकी भी चोरी हो गई। इस घटना से जालपा को बहुत दुख होता है। रमानाथ जालपा से सच्चा प्रेम करता था। वह उसे हर कीमत पर प्रसन्न रखना चाहता था। ऐसी स्थिति में रमानाथ जालपा को प्रसन्न करने के लिए अपनी और अपने घर वालों की वास्तविक स्थिति को छिपाकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा था, और तो और अपने आप को हैसियत से भी ज्यादा बढ़कर धनवान व्यक्ति बतलाने लगा था। जो भी हो, कुछ दिनों के बाद संयोग से रमानाथ को रमेश बाबू के सहयोग से म्युनिसिपैलिटी के चुंगी विभाग में हेड क्लर्क के रूप में एक नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलते ही जालपा को अब लगने लगता है कि अब उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अब केवल उसे चंद्रहार ही नहीं मिलेगा बल्कि अन्य प्रकार के गहने भी मिलेंगे। जालपा के मन में अब रमानाथ के प्रति प्रेम जागृत हो गया था। वह रमानाथ की खूब सेवा करने लगी थी। रमानाथ भी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए तरह तरह के आभूषण ऋण लेकर बनवाकर देता है, जिसके फलस्वरूप रमानाथ धीरे धीरे कर्ज के बोझ से लद जाता है। धीरे धीरे जालपा का परिचय उसी शहर में रहने वाले एडवोकेट इंदुभूषण की पत्नी रतन से होता है। रतन भी गहनों की बड़ी शौकीन थी। वह भी एक दिन गहना बनवाने के लिए रमानाथ को कुछ रुपये देती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए रमानाथ जल्दीबाजी में रतन के द्वारा दिए गए पैसे को गंगू शराब को चुका देता है। फिर समय आने पर जब रतन को कंगल नहीं मिलते हैं तो रतन को रमानाथ पर कुछ संदेह होने लगता है। तो रतन एक दिन रमानाथ से यह कहती है कि या तो वह पैसे वापस कर दे या फिर कंगन ला कर दे। रमानाथ बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वह करे तो क्या करे। अंत में वह मजबूर होकर म्युनिसिपैलिटी के चुंगी विभाग में आए हुए 800 रुपये को निकाल लेता है और रतन के पैसे को चुका देता है, और फिर किसी तरह इधर उधर से पैसे का इंतजाम करके वह म्युनिसिपैलिटी के चुंगी विभाग में 500 रुपये जमा कर देता है, परंतु 300 रुपये का इंतजाम नहीं कर पाता है और अंत में पकड़े जाने के डर से घर छोड़कर कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में बैठकर घर से भाग जाता है। कारण घर छोड़कर भागने के अतिरिक्त उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। जी हाँ, उत्तरार्ध में जो भी घटनाएं घटित होती है सब इसी घटना से संबंधित है। कलकत्ता भागने के दौरान रमानाथ की मुलाकात देवीदीन नामक एक खटिक व्यक्ति से होती है। रमानाथ देवीदीन के घर में जाकर ही आश्रय लेता है। देवीदीन अपनी पत्नी जग्गू के साथ रहकर एक साग सब्जी की छोटी सी दुकान चलाता है। रमानाथ पैसे का हेरा फेरी करने के कारण पुलिस के भय से रात दिन देवीदीन के घर में ही पड़ा रहता है। वह घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलता है। परंतु एक दिन दुर्भाग्यवश जब रमानाथ घर से बाहर निकलता है तो वह पुलिस के चंगुल में फंस जाता है और पकड़ा जाता है। पुलिस के सामने डर के कारण रमानाथ
चुंगी से सरकारी रुपये का गबन करने का अपराध भी स्वयं स्वीकार कर लेता है। फिर क्या था जिसका अनुचित लाभ उठाकर पुलिस वाले रमानाथ को प्रलोभन देकर क्रांतिकारियों के अभियोग में फंसाकर उसे अपना मुखबिर बना लेते हैं। गबन करने के अपराध के कारण रमानाथ को एक लंबी सजा मिलती है और काफी समय तक वह पुलिस के चंगुल में फंसा रहता है तथा उसके मनोरंजन के लिए पुलिस वाले ही जौहरा नामक एक वेश्या को नियुक्त कर देते हैं। जालपा को जब धीरे धीरे रमानाथ के बारे में पता चलता है तो वह बहुत दुखी हो जाती है। जालपा अपनी आभूषण प्रियता तथा रंगीन आकांक्षाओं से भरे हुए जीवन को वह इस घटना का मूल कारण बतलाती है। अंत में जालपा एक आदर्श पत्नी की भांति बचा हुआ सारा पैसा चुंगी विभाग में जमा करा देती है और वह तुरंत पता लगाकर प्रयाग छोड़कर कलकत्ता आ जाती है। देवी दिन के घर में पहुंचकर जालपा को जब रमानाथ के बारे में सब कुछ पता चलता है तो जालपा इन सब के लिए खुद को ही दोषी मानने लगती है। ये सभी घटनाएं गबन की घटना का ही परिणाम था। अंत में जालपा दिनेश के परिवार की सेवा करके अपने पति के पाप का प्रायश्चित भी करने लगती है। यही नहीं, अंत में जालपा अपने पति रमानाथ से मिलकर पुलिस के चंगुल से छुड़ाने के लिए रमानाथ के द्वारा दिए गए बयान को बदलने के लिए उससे आग्रह भी करती है। समय आने पर रमानाथ का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह जज महोदय के सामने पुनः सारी घटना सुना देता है, जिससे मुकदमे में फंसे सभी लोग जो निर्दोष थे वे सभी मुक्त हो जाते हैं। अंत में रमानाथ, जालपा, देवीदीन और जग्गू रतन को लेकर अपने गांव प्रयाग चले आते हैं, जहां वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। परंतु कुछ ही दिनों के बाद जौहरा बाढ़ में फंसे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। यही नहीं, विधवा रतन की भी एक दिन लगातार बीमार रहने के कारण मृत्यु हो जाती है। अंत में सभी लोग प्रयाग में खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि गबन उपन्यास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गबन ही है, जिसके कारण इस उपन्यास का नामकरण मुंशी प्रेमचंद ने गबन रखा है, जो सभी दृष्टियों से उचित एवं सार्थक जान पड़ता है। यदि गौर किया जाए तो इस उपन्यास में जो पूर्वार्ध की घटनाएं हैं वह रमानाथ को गबन करने के लिए बाध्य करती है, जबकि उत्तरार्ध की जो घटनाएं हैं वह गबन के परिणाम को बतलाती है। अतः क्या पात्र, क्या घटनाएं, सभी के मूल में गबन ही प्राधान्य है। इस उपन्यास के सभी पात्र किसी न किसी रूप में गबन से ही जुड़े हुए हैं। अतः ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि गबन ही सर्वथा इस उपन्यास के लिए बिल्कुल उपयुक्त नाम है। निस्संदेह शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से गबन उपन्यास असंदिग्ध रूप से सर्वोत्तम शीर्षक है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास का शीर्षक या नामकरण किस प्रकार सार्थक है, युक्ति संगत है, इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।